बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया 2 हफ्तों के दौरान कशीदगी एक से ज़ायद बार इस हद तक बढ़ी कि एक और बड़ी जंग शुरू होने का खतरा हकीकी दिखाई देने लगा है। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जब मुबैना तौर पर अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इस कशीदगी से चंद रोज पहले ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी महदूद पैमाने पर झड़पें हो चुकी हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर पर हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया, लेकिन यह वाजे नहीं हो सका कि यह कार्रवाई किसी मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा थी या नहीं। दिलचस्प पहलू यह है कि गिराए गए हेलीकॉप्टर के पायलट्स को निकालने के लिए एक समुद्री ड्रोन इस्तेमाल किया गया, जिसकी अमरीकी फौज ने पहली बार खुलेआम तस्दीक की। इस कार्रवाई में बहरी और फजाई यूनिट्स ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया और पायलट्स को पहले पानी में एक महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया, फिर वहां से बाहिफाजत हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 टोक अल्फाज में यह वाज़े किया कि हर हमले और धमकी का जवाब दिया जाएगा और अमरीका अगर खुद को महफूज रखना चाहता है तो उसे खत्ते से निकलना होगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत ईरानी क़यादत के बयानात में यह भी कहा गया कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो मुतबादिल रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। इस दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया कि उसने अमरीकी हमलों के जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। उन दावों के मुताबिक उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जबकि एक अमरीकी MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया। अमरीकी हुकाम ने भी यह तस्दीक की है कि इन ममालिक की समत कम अज कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिनका हदफ अमरीकी अड्डे थे। यह कशीदगी एक ऐसे वक्त पे दोबारा भड़की है जब खित्ता पहले ही दबाव का शिकार है। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में कार्रवाइयों के बाद ईरान ने खबरदार किया था कि इसका जवाब दिया जाएगा और अमरीकी और ईरानी अफवाज के दरमियान हालिया बराह रास्त हमलों की वजह भी यही है। यह सूरत हाल इसलिए भी हसास रुख इख्तियार कर चुकी है क्योंकि आबनाए हरमुज आलमी तवानाई की तरसील की एक अहम गुजरगाह है और यहाँ किसी भी किस्म की फौजी सरगर्मी के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं। दोनों फरीक ही अपने हमलों को दिफाई नौइयत का करार दे रहे हैं, जिससे कशीदगी कम होने की बजाय मजीद बढ़ने का खदशा है। ईरान ने हालिया अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए वाज़ेह किया कि यह इक़दाम खास तौर पर आर्टिकल 2 और ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी के बुनियादी उसूल की मनाफी है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि उसकी खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया और ईरान के लिए खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे अब जायज़ अहदाफ हैं, जिन्हें निशाना बनाना ईरान अपने दिफा के लिए ज़रूरी करार देता है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया और कहा कि अमरीकी हमले मुबैना ईरानी जारहियत के जवाब में किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करना जरूरी था, जिसके बायस हालिया कार्रवाई हुई और हालिया अमरीकी हमलों में ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। खास तौर पर हरमुज़गान के इलाके में सिरक में पानी की फराहमी के 2 अहम ज़खायर तबाह हुए, जिसके बायस ईरान के कई इलाकों में पानी की तरसील मुअत्तल हो गई है। एक मवासलाती टावर को भी नुकसान पहुंचाने की इतलात है और ईरान की जवाबी कार्रवाई भरपूर और पुरएतमाद थी। उसने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के जरिए खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन हमलों में उर्दन में अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मरकज और F-35 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स भी शामिल थे। ईरान ने कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल करते हुए मजमूई तौर पर 21 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन उर्दन की जानिब से जाहिर किया गया रद्द-ए-अमल एक यकसर मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। उर्दन की फौज के मुताबिक उसने ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइलों को अपने फजाई दिफाई निजाम के जरिए फजा में ही तबाह किया। उर्दनी फौज के मुताबिक मिसाइलों का मलबा मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, लेकिन किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। यह मौक़िफ़ ईरानी दावों से मुख्तलिफ है, जिसके बायस एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि ज़मीनी हक़ाइक़ और बयानियों में गैर मामूली फ़र्क है। कुवैत ने भी इसी तरह यह ऐलान किया कि उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन कुवैती फ़ौज ने अपने शहरियों को यह हिदायत की है कि वह सरकारी इदारों की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें और गैर मुसद्दका इत्तलात पर यकीन करने से गुरेज करें। कुवैत का यह रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि खलीजी ममालिक इस कशीदगी को अपने लिए बराह रास्त खतरा तस्वुर कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने शिमाली खलीज फारिस में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया और उनके मुताबिक यह ड्रोन बू शहर के करीब तबाह किया गया और उसका मकसद ईरान की फजाई निगरानी और मुमकिना मुदाखलत था। उस दावे पर अमरीकी हुकाम की जानिब से फौरी तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। इस बहरान में बहरीन की अगर सूरत हाल देखी जाए तो वहां पर भी कशीदगी के असरात देखने में आए हैं, जहां वजारत दाखिला ने खतरे की घंटी बजने के बाद अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की और जब ईरान से मुंसलिक जराए ने यह दावा किया कि बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है तो ये इत्तलात तब की है।
ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी इक़दाम के जवाब में की गई, जबकि बहरीनी हुकाम ने अवाम को पुरसुकून रहने की तलकीन की। ईरान ने अपनी इन कार्रवाइयों के जरिए खलीज फारिस के जनूबी साहिलों पर वाक़ ममालिक को एक बार फिर ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपनी सरजमीन और तंसीबात को अमरीका या इजराइल के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरान के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो वो उसे बराह रास्त अपने खिलाफ जा रही है तसव्वुर करेगा। ये बयान खत्ते में जारी कशीदगी को मजीद हसास बनाता है, क्योंकि इससे इलाकाई ममालिक पर यह दबाव बढ़ा है कि वो अपने किरदार का सरे नौ जायजा लें। मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल एक ऐसे मरहले में है जहाँ फौजी कार्रवाइयाँ भी हैं, सिफारती बयानात भी हैं, मीडिया पर आने वाली मालूमात भी हैं, एक दूसरे से ये इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन उनमें एक फ़र्क वाज़े मौजूद है। कई दावे ऐसे हैं जिनकी आज़ादाना तस्दीक नहीं है, जिसकी वजह से ज़मीनी हक़ाइक़ और बयानियों के दरमियान फ़र्क है। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि यह कशीदगी कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि दोनों फरीक ही अपने इक़दामात को दिफाई करार दे रहे हैं, जिसके बायस वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना जरूरी करार देते हैं। इन हालात में कशीदगी कम होने की बजाय फैलने का खदशा ज्यादा है, खासतौर पर एक ऐसे खत्ते में जहां आलमी तवानाई के रास्ते अस्करी मौजूदगी और सियासी मफादात एक दूसरे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं। हालिया ईरान अमेरिका जंग शुरू हुए 3 माह से जायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन ईरान में हालात अब भी मामूल पर वापस नहीं आए, ना ही किसी वाज़े हल के आसार दिखाई देते हैं। ईरानी दारुल तेहरान में जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही है, बाजारों में दुकानें खुली हैं, सड़कों पर ट्रैफिक रवां है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं है। गाहक कम है, रोजगार बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है, कई शोबों में काम या तो मुअत्तल है या मुकम्मल तौर पर खत्म है। मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरे, मुसलसल फजाई हमले और इंटरनेट की बंदिश ने मुआशी और समाजी ढांचे को बदतरीन तौर पर मुतासिर किया है। शहर में सिक्योरिटी की मौजूदगी गैर मामूली है, बख्तरबंद गाड़ियां, भारी हथियार और सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात सड़कों पर गश्त करती नजर आती हैं। रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में कायम चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ जाती है, जबकि हुकूमती हामी जुलूस निकालते हैं जिनमें मजहबी नारे लगाए जाते हैं, और उन जलसों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ मर्ग बर अमरीका और मर्ग बर इसराइल के नारे लगते हैं। यूं सरकारी बयानियां शहर भर में नुमाया है। बैनर्स और बिलबोर्ड्स पे ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह और दीगर इत्तेहादी गिरोहों के झंडे और पैगामात भी वाज़े तौर पे दिखाई देते हैं। इस तमाम सूरत हाल के दौरान क़यादत में एक बड़ी तब्दीली भी आई। जंग के आगाज में ही होने वाले हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे सैयद मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया, लेकिन वो अब तक अवामी सतह पर दिखाई नहीं दिए। इत्तलात के मुताबिक वो उन हमलों में जख्मी हुए और अब तक उनकी मौजूदगी सिर्फ तहरीरी बयानात तक है। सिक्योरिटी खदशात इस कदर शदीद हैं कि न सिर्फ पार्लिमानी सरगर्मियां बल्कि ऑनलाइन सेशंस भी महदूद हैं, जबकि तालीमी इदारे भी बंद हैं। इम्तिहानात ऑनलाइन लेने की तैयारी है। रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए बल्कि दबाव के बावजूद काम कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब और दीगर सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ दाखिली नज़्म व नस्क बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि बैरूनी महाज पर भी सरगर्म है। आबनाए हरमुज़ पे ईरान की सरगर्मियां खासतौर पर नुमाया अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, जहां वो न सिर्फ अमरीकी दबाव का मुकाबला कर रहा है बल्कि तवानाई और तजारती रास्तों पर असरअंदाज होने की पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश में है। अमरीका और ईरान के दरमियान तवील लड़ाई और हजारों हमलों के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान आर्जी जंगबंदी तो हुई, लेकिन उसके बावजूद कशीदगी बरकरार है, जिसका इजहार वो एक दूसरे पर महदूद हमले करके कर रहे हैं। ईरान के सख्त गिर हल्के अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अमरीका के मुज़ाकरात के जरिए नहीं बल्कि फौजी दबाव के जरिए ही पसपा करना मुमकिन है। एक रिपोर्ट यह दावा करती है कि अमरीका ने मुज़ाकरात की वजह से नहीं बल्कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की वजह से जंगबंदी का रास्ता इख्तियार किया। इस तनाजुर में ही बाबुल मंदब जैसे अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की तजवीज सामने आई ताकि आलमी सतह पर दबाव बढ़ाया जा सके और तेल की कीमतों पर असर हो। फौजी एतबार से ईरान को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उसकी कई तंसीबात पहाड़ों के अंदर बनाए गए जेर जमीन मकामात शदीद हमलों की जद में आए। फजाई दिफाई निजाम का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। कई जंगी तैयारे और बड़े बहरी जहाज खत्म हो गए। ईरान ने इसके बावजूद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के साथ ड्रोन्स के इस्तेमाल की सलाहियत बरकरार रखी और मुतअद्दिद अमरीकी ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। बाज़रान इनकलाब खासतौर पर छोटी और तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए हैं। ईरानी हुकाम के अहदाफ भी वाज़ेह हैं। वो अपना हरमुज़ पे कंट्रोल मजबूत करना चाहते हैं, उस रास्ते से गुजरने वाली तजारत से फायदा उठाना चाहते हैं और अपने जौहरी प्रोग्राम के अहम हिस्सों को मुल्क के अंदर महफूज रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में हमलों से बचा जा सके। और इसके साथ साथ दहाइयों से जारी पाबंदियों और मुंजमद असासों की बहाली के लिए भी रियायत हासिल करना चाहते हैं। ईरान के मौशी हालात मजीद खराब हुए हैं। तेल और गैस की तंसीबात, सनती यूनिट्स और बड़ी पैदावारी मराकज को शदीद नुकसान पहुंचा है। महंगाई बेकाबू है। खुराक की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ी हैं। बुनियादी अशियाई जरूरिया जैसे खुर्दनी तेल, अंडे, मुर्गी और दरामदी चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कौमी करेंसी रियाल की कदर मुसलसल गिरी है। ओपन मार्केट में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पे है।
स्टॉक मार्केट में हालिया दिनों में कुछ बेहतरी हुई, लेकिन माहिरीन के मुताबिक महंगाई के असरात और तवील बंदिश के बाद महदूद बहाली का नतीजा है और हकीकी मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने की मंजिल जो है वो फिलहाल दूर है। इंटरनेट की बहाली मुमकिन नहीं है, कई माह की बंदिश के बाद जुज़वी तौर पर बहाल है, रफ्तार उसकी कम है और हुक्काम मुतबादिल सर्विसेज जैसे स्टारलिंक्स पे सख्त कंट्रोल कायम रखे हुए हैं। सियासी और समाजी सतह पर दबाव बढ़ा है। अदलिया तकरीबन रोजाना की बुनियादों पर सजाएं सुना रही है, जिनमें फांसी की सजाएं भी शामिल हैं। हालिया जंग, गुज़श्ता मुजाहरे और पहले होने वाले तनाज़ात के दौरान गिरफ्तार होने वाले हजारों अफराद को सख्त सजाओं का सामना है। एक नया कानून भी नाफिज है जिसके तहत जासूसी या दुश्मन ममालिक से रवाबित के इल्जामात पर भी मजीद सख्त कार्रवाई है। ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसे ईरान की तस्वीर पेश करते हैं जहां रियासती ढांचा भी मौजूद है लेकिन शदीद दबाव में है, मईशत कमजोर, अवाम मुश्किलात का शिकार, खत्ते में कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती हुई। इसी पूरे मंजरनामे का तफसील के साथ अहाता करना है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाइए, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन इसी मंजरनामे में बात करेंगे जो ईरान का ताज़ा मंजरनामा है और अमेरिका के इक़दामात है और आने वाले दिनों की जो सूरत हाल है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजज़ियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जो अभी आप सूरत हाल को देख रहे हैं, कल रात जो डेवलपमेंट हुई और उससे पहले अपाची हेलीकॉप्टर गिरने के हवाले से इब्तदाई जो सेंटकॉम के बयानात थे, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात थे और फिर रात गए जो बयानात तब्दील हुए और फिर हमले का फैसला हुआ, फिर हमलों की सूरत में ये कह दिया गया कि जवाब दे दिया गया है और फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी एक पोर्शन खुला छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो ईरान को देखें तो ईरान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ रवाबित भी मंजर आम पे आए जो हंगामी तौर के ऊपर किए गए और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो ये कहा कि अगर आप हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन हम जंग करने के इस पर कायल नहीं है। तो ये सूरत हाल किस तरफ को जाती दिखाई देती है और क्या इसमें कोई स्पॉइलर मौजूद है या तमाम जो मंजरनामा है वो आया है? यासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। मुझे तो ये सूरत हाल बातचीत की तरफ और मुआहदे की तरफ जाती हुई नजर आती है, बावजूद इसके कि जो कुछ आपने बताया वो सब सही है, वो हो रहा है। देखिए वजह क्या है, वजह ये है यासिर कि अमेरिका एक सुपर पावर के जोन में आया इस खत्ते में और उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। फिर उसने जंग की, इतने दिहाइयों के बाद वो इतना साजो सामान और तैयारी के साथ आया। जंग जब आप करते हैं तो आप किस लिए करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं ताकि जब आप टेबल पर बैठे हैं अपने मुकाबिल के तो आप उसको डरा धमका सकें और उसको ये खौफ दिला सकें कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर दोबारा वही होगा जो मैंने अभी किया है। वो पोजीशन स्ट्रेंथ तो अमेरिका को मिल नहीं सकी। तो अब अमेरिका बार बार ये पावर कराने की कोशिश करता है ईरान को भी और बाकी दुनिया को भी कि मेरी मिलिट्री ताकत अभी भी मौजूद है और मैं अभी बहुत सारी कार्रवाइयां ऐसी कर सकता हूं। मुश्किल ये है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करते हैं या उसका बहाना ढूंढते हैं, ईरान जवाबी कार्रवाई कर देता है। तो वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो अमेरिका के पास आ नहीं रही, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, स्पॉइलर बिल्कुल मौजूद है। देखिए, इजराइल के तो किसी तौर ये हक में नहीं है कि अमेरिका सीज फायर करे और एग्रीमेंट करे ईरान के साथ। इजराइल, प्रो इजरायली लॉबी अमेरिका में और रिपब्लिकन राइटर्स जो हैं वो तो ये कहते हैं कि ईरान को बलियामेट कर दो, सत्यानाश उसका कर दो, क्योंकि अमेरिका इतनी दिहाइयों में इतना साजो सामान लेकर आया है, दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो यही मौका है कि ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। ये प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। जब कोई मुसवदा मंजूर होकर ईरान से डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जाता है तो वो एक्सुबरेंस में कोई ऐलान तो जरूर कर देते हैं, लेकिन जब वो उसका मुवाजना करते हैं उस प्रेशर से, जो प्रेशर उनके ऊपर है इजराइल का, प्रो इजरायली लॉबी का, तो वो उनको हल्का लगता है। फिर वो उसमें कोई अपनी तजावीज डाल के वापस भेज देते हैं। अब उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये दबाव ईरान पे डालना शुरू कर दिया है कि तुम लेट कर रहे हो इस मुआहदे को और इसके बड़े रिपरकशंस होंगे और तुमने अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, टाइम निकल गया है, ताकि ईरान जल्दबाजी में एक मुआहदा कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक ट्रॉफी रह गई है उनके पास वो लेके वो वापस अपने मुल्क में चले जाएं। ईरान ये चाहता है कि ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये मामला 47 साल से चल रहा है जिसको अब खत्म होना चाहिए और वो एक इस किस्म का जामी एग्रीमेंट करना चाहता है जो कि ईरान को भी काबिल कबूल हो,
अमेरिका को भी काबिल कबूल हो, दुनिया को भी और खित्ते को भी। ठीक सर, ये तो आने वाले दिनों की बात है। फैसल शाह साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल, आप कहते हैं स्पॉइलर मौजूद है, इजराइल मौजूद है, इम्कान कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं पे ये जंग जो है ये मजीद तूल पकड़ती चली जाए। मैं बिलखुसूस सवाल करूंगा अपाची हेलीकॉप्टर के हवाले से। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, अमेरिका के पास तो बिलखुसूस मौजूद होंगे। ईरान क्लेम ही नहीं कर रहा कि उसने ऐसा कोई अटैक किया है, और जब ईरान क्लेम नहीं कर रहा तो क्या हिफ्ज़ मातकद्दुम वो छुपा रहा है? और इस तरह के हेलीकॉप्टर को अगर गिराया गया है और किसी ऐसी वजह से गिराया गया कि जो वजह ईरान के लिए खतरे में थी, तो ईरान इस नैरेटिव को बाय करता, दुनिया को भी बेचता। और अगर ये नहीं है तो अमेरिका इतना मासूम है या अमेरिका जानबूझ के ये इकदामात उठा रहा है कि वो किसी और की तरफ से किया गया नुकसान जो है उसका मलबा ईरान के ऊपर डाल रहा है? या फिर हम ये कहें कि मौसमी खराबी से ये चीज गिरी हुई थी और उसका मलबा जानबूझ के ईरान के ऊपर डाल दिया गया? ये जो बयानिए है या जो बयानात हैं उसमें हकाइक क्या हो सकते हैं? देखिए, अमेरिकी हुकाम की तरफ से ये बयान तो आया है कि एक ड्रोन आके अपैची हेलीकॉप्टर को टकराया है। ये नहीं पता कि वो ड्रोन जानबूझ के मारा गया है या नहीं, यहां तक तो वो कहते हैं। अच्छा, ईरान को तो कोई इसमें मेरे ख्याल कदगन नहीं होना चाहिए मानने में कि उसने अपैची गिरा दी है अमेरिका का। ईरान के तो क्रेडिट पे ये चीज जानी चाहिए। पहले जब F-35 को उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने F-18 को नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने कहा, तो उनको क्या आर है इसमें कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि अपाची को उन्होंने गिराया। अपाची बड़ा जाहिर बात है कि हाई फाई हेलीकॉप्टर है, और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फिर रहा था और ईरान ने मना किया हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आने पे, तो ये तो ईरान को क्लेम करना चाहिए ताकि उसकी दहशत बैठे। देखिए, एक बड़े मजे की चीजें चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ था और काफी नुकसान। तो ईरान ने कहा कि ये हमारे मिसाइल से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे वो फेल हुए हैं और कुवैत एयरपोर्ट पे गिरे। सेंटकॉम की तरफ से ये बयान आया कि नहीं, ये हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल से नहीं हुआ है। क्या कह रहा है सेंटकॉम? ईरान कई दिहाइयों से जब ये कहता है कि अमेरिका यहाँ का सिक्योरिटी गारंटर नहीं हो सकता, तो वो इस जंग में बारहा ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है खित्ते के ममालिक को कि अमेरिका तुम्हारा सिक्योरिटी गारंटर नहीं है। अब जो सेंटकॉम ने ये बयान दिया कि जी हमारे मिसाइल से नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेंटकॉम ये कह रहा है कि ईरानी मिसाइल से हुआ है। अगर ईरानी मिसाइल से हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था वो फेल हो गया, ईरानी मिसाइल्स ने उसको ब्रीच कर दिया। तो ईरान बेसिकली खित्ते के ममालिक को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी या अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो फुल प्रूफ नहीं है। जिस चीज के तुम इसको पैसे देते रहे हो, जो तुमने सिक्योरिटी अपनी आउटसोर्स की है, वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब अगर अपैची हेलीकॉप्टर ईरान ने नहीं गिराया तो फिर वो कैसे गिर गया? इसका मतलब है कि अपैची हेलीकॉप्टर जो उसकी तारीफ की जाती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, उससे वो कमतर साबित हो रहा है। तो यही बेसिकली ईरान बता रहा है कि अगर मैंने नहीं भी गिराया है और वो किसी और वजह से गिरा है या किसी स्पॉइलर ने गिराया है, तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कोई इनविंसिबल नहीं है जिसके पर्दे के पीछे सारे ममालिक छुप जाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बस आराम से नींद अपनी सोएंगे। वो ये कह रहा है कि इसको यहां से निकालो खित्ते से, ये बैरूनी ताकत है और हम सब मिलके आपस में अगर मिलजुल के रहें तो हम इस खित्ते के मामला को खुद तय कर सकते हैं। ये नैरेटिव है ईरान का। ठीक, फैसल शाह साहब, एक चीज तो ये बताइए कि जो जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए गए उसमें जिन अहदाफ को टारगेट पे रखा गया उसमें से सऊदी अरब मिन्हा रहा इस बार, और बाद में जो राबिते हुए उसमें सबसे पहले राबिता अब्बास इराक्ची साहब ने वो सऊदी हम मनसब से किया और फिर तुर्की से किया। तो खलीज में इस वक्त जो तफरीक है या जो नई सफबंदी है, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ईरान ने ये बयान दिया है कि सऊदी अरब और ईरान इस खित्ते के दो अहम ममालिक हैं जो इस खित्ते के तमाम मामला को हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो सऊदी अरब को एंडोर्स कर रहा है एक बड़े अहम मुल्क के तौर पे, और वो बाकी ममालिक को ये बता रहा है कि अगर हम दो आपस में मिल जाएं और हम आप हमारे साथ हाथ मिला लें तो हम इस खित्ते के तमाम मामला को खुद डील कर सकते हैं। ये हमारे मिनरल्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे वाटरवेज हैं जिन पे हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको यहां से निकाल दें। अब खित्ते में हुआ ये है कि यूएई ने तो अपने कार्ड बिल्कुल खुल के खेल दिए।
और उसने इजराइल और यूएस के साथ अपना इत्तेहाद इल्हाक साबित कर दिया है। यूएई क्या चाह रहा है? यूएई चाह रहा है कि आपको याद होगा कोई 2 से 3 साल पहले एक कोएलिशन बना था I2U2 के नाम से, इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस, ये 4 ममालिक की एक ग्रुपिंग बनी थी। वो थोड़ी कुछ अरसे के लिए डोरमेंट हो गई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि यूएई, इजराइल और इंडिया ये तीनों अब आस लगाए बैठे हैं कि जैसे ये जंग खत्म होगी तो I2U2 एक बहुत ही प्रोनाउंस किस्म का कोएलिशन बन जाएगा। यहाँ पे इंडिया भी उस बैकड्रॉप में आ जाएगा, यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद आ जाएगा। इजराइल भी पीछे से निकल के फ्रंट पे आ जाएगा, और यूएई तो यहाँ पे मौजूद है ही, उसने तो अपना इल्हाक साबित कर ही दिया है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो ममालिक हैं ये I2U2 पे बैन कर रहे हैं। ईरान जो है वो यहाँ खित्ते के ममालिक पे बैन कर रहा है कि अगर सऊदी अरब और ईरान मिल जाए और बाकी खित्ते के ममालिक उनके साथ हाथ मिला लें तुर्की समेत, तो किसी और की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती। तो अब ये थोड़ी सी आपको कन्फ्रंट्रेशन नजर आएगी, ये जंग खत्म होने के बाद भी नजर आएगी, लेकिन जब ये कन्फ्रंट्रेशन खत्म होगी और ये धूल बैठेगी तो एक नया खित्ता यहाँ पे जन्म लेगा, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तो स्पॉइलर भी मौजूद है, एक नई सफबंदी भी होती दिखाई देती है, लेकिन ये सूरत हाल कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ माइल होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान पे होने वाले पाकिस्तानी हमलों के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा स्टेप। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक अफगान सरहद ड्यूरेंट लाइन के करीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान ने मंगल और बुध के दरमियानी शब अफगानिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए खौसत, कुन्नड़ और पक्तिका के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले किए, जिनमें आम शहरी हलाक हुए। पाकिस्तानी हुकूमत भी इन हमलों की तस्दीक कर चुकी है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये हमले शहरी आबादी पर किए गए, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी हलाक हुए, और उनके मुताबिक पाकिस्तान के इन हमलों में मजमूई तौर पर 11 बच्चे, एक खातून और एक बुजुर्ग शहरी मारे गए। लेकिन माजी की तरह अब भी इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी, और ना ही ये वाज़ेह हो सका कि ये वाक़यात किस मकाम पर पेश आए। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे हुई है जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात पहले ही कशीदा हैं। 2 रोज पहले ही पेशावर के करीब एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 6 FC एहलकार शहीद हुए, और दहशतगर्द हमेशा की तरह अफगानिस्तान के रास्ते ही पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी हुकाम माजी में मुतअद्दिद बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म मुसल्लह गिरोहों और खास तौर पर फितना उल खवारिज के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद का दावा है कि सरहद पार से होने वाले हमलों के जवाब में कार्रवाइयां इन गिरोहों और इनके ठिकानों के खिलाफ की जाती हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहराती रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, और वो अपनी पॉलिसी पर कायम है। इससे पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान फजाई हमलों और सरहदी झड़पों के वाक़यात रिपोर्ट हुए, और रवां साल के आगाज में काबुल, कंधार और पक्तिया के इलाकों में भी पाकिस्तान ने फजाई हमले किए थे, जिस पर तालिबान हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। हालिया कशीदगी सिर्फ अस्करी सतह तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात दोनों ममालिक के सिफारती और मुआशी ताल्लुकात पर भी मुरतब हो रहे हैं। सरहदी रास्ते बंद हैं, जिसके बायस 2 तरफा तिजारत मुतासिर हुई है, और मकामी आबादियों की नकलो हरकत भी महदूद हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हालिया इजलास में भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बहस हुई, और पाकिस्तान ने यह उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी तमाम कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्द गिरोहों और उनके मुआविन ढांचे के खिलाफ हैं, और उनका मकसद अफगान शहरियों को नुकसान पहुंचाना नहीं। पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक कार्रवाइयों में उन मकामात को निशाना बनाया जाता है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और मुआवनत की जाती है। इसी पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां की गई, जिनका मकसद उन गिरोहों के ठिकानों और तरबियती मराकज़ को निशाना बनाना था जो पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया, और ये इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी का हिस्सा है।
यूं हालात इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जहां दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते हैं, जबकि जमीनी हकायक, आजादाना तस्दीक और सिफारती राबितों की कमी ने बद-एतमादी को बढ़ाने में अहम और नुमाया किरदार अदा किया है, जिसे खत्म करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि खित्ता तरक्की की राह पर गुजर सके। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार जाहिर शाह शिराजी साहब ने और एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूं। शिराजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि माजी की निस्बत अब की पॉलिसी जो पाकिस्तान ने इख्तियार की है कि हर हमले के जवाब में अफगानिस्तान के अंदर दूर दराज इलाकों में भी एक फजाई कार्रवाई की जाए, ये किस हद तक सूदमंद है और इसका नतीजा किस हद तक मस्बत या मनफी निकलता हुआ देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे जरूरी और अहम चीज तो ये है कि बेशक काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान बड़ा सक्सेसफुली करता रहा है और कर भी रहा है। आज जो मैं पहले इस ऑपरेशन से पहले एक बड़ा वाकया शायद इसकी तरफ तवज्जो बड़ी कम मीडिया ने दी है। जो कलअदम दहशतगर्द तंजीम है TTP, उसके एक कमांडर ने एक वीडियो बनाई है जो हसन खेल ने हमारे सिक्योरिटी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों को शहीद किया गया है। तो ये कौन सा माइंड सेट है? और वो लोग जो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इस नैरेटिव को हमेशा वो प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई होती है उसमें सिर्फ बच्चे और खवातीन ही मरते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है चौगान के इलाके में, कुनर सूबे में, इसमें एक बड़ा अहम कमांडर मारा गया है, मौलवी अब्दुल्ला। कहते हैं कि खौफ फैलाने वाला जो अमल था, तो उन तालिबान और इन तालिबान या जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते रहे हैं, उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। वही एक रवैया है लोगों को डराने का, धमकाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने का, और फिर इसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक लिहाज से टेरर फैलाने वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है। दूसरा, आपने जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों की बात की, तो ऑप्शन क्या है? जब अफगानिस्तान की तालिबान रजीम इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को पैट्रनाइज कर रही है, उन्हें फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस फराहम कर रही है, बल्कि सबसे आम चीज तो ये कि अब तो बात खत्म। हम बार बार कहते हैं जी अफगान तालिबान रजीम से बातचीत जाए। कौन सी बातचीत करना चाहते हैं आप? ये इन लोगों के आइडियोलॉजी और अफगान तालिबान की आइडियोलॉजी में तो कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा बीइंग अ स्टेट जो अपने आप को अफगान तालिबान रजीम कहती है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो इम्पोज शुदा एक ग्रुप है जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगान कौम के ऊपर मसलत किया है, और यही वो ग्रुप उन तमाम दहशतगर्दों को पैट्रनाइज कर रहा है जो वहां पे 20 से 25 हजार की तादाद में मौजूद है, जिसमें TTP के दहशतगर्द हैं, जिसमें आपके दाइश खुरासान के हैं, TIP के हैं, ETIM के, आप नाम लें। चाइना को परेशानी है, ताजिकिस्तान को परेशानी है, उज्बेकिस्तान को परेशानी है, ईरान के खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान तो बेशक सुप्रीम टारगेट है जो मुल्ला हैबतुल्लाह और उसकी रिजीम का। तो जो स्टेट आइडियोलॉजी के तौर पे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रही है, आप उससे क्या बात करेंगे? दूसरा एक सवाल बार बार ये पैदा होता है कि जी बातचीत होनी चाहिए। बेशक आपने कतर के थ्रू बातचीत कर ली, आपने सऊदी अरब के थ्रू कर ली, तुर्की इन्वॉल्व हुआ, फिर चाइना में उरमची में जो टॉक्स हुई उसके अंदर तमाम चीजें डिसाइड हुई कि ये कुछ करेंगे। लेकिन सबसे एक अहम नुकता ये है कि जो दोहा के अंदर मुआहिदा हुआ था, दोहा एग्रीमेंट के तहत अफगान तालिबान को इम्पोज किया गया अफगानिस्तान के अंदर, जब अमरीकी तीसरी दफा इस खिते को छोड़ के भाग रहे थे, मैं तो ये कहूँगा डिच किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस रीजन को, तीसरी दफा अमरीकी जो है ना छोड़ के भागे हैं। तो उसके बाद वो गारंटीज कहाँ गई, वो एश्योरेंसेस कहाँ गई कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो 2001-2 के अंदर थे। आज देखें अफगानिस्तान की सरजमीन हर एक पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ताजिकिस्तान में हमले हुए, IMU के जो दहशतगर्द हैं वो उज्बेकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। चीन को बार बार चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है थ्रू BLA और बाकी दूसरे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स के। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली अपने दोस्त ममालिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सऊदी अरब कतर से बात बल्कि क्लियर करनी चाहिए, बातचीत और नेगोशिएशन के हवाले से नहीं, बल्कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मुश्तरका जो है आप समझते हैं कि लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत है। मलिक साहब, इससे पहले कि टॉक्स की बात की जाए, इससे पहले कि मोहल्ले वकू की बात की जाए, अभी हालिया जो मंजरनामा डेवलप हो रहा है उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि इस महाज को फिर से गर्म किया जा रहा है और उसके लिए उकसा जो है वो अफगानिस्तान रहा है इस पूरे मंजरनामे में, कि जब पाकिस्तान का किरदार बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर अमन करवाने के लिए सहूलतकारी कर रहा है और पूरी तगोदो कर रहा है, तो ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान को किसी दूसरे महाज पे उलझाने की कोशिश कौन करवा रहा है, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा?
देखिए, सबसे पहली बात यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के अवाम और इस तालिबान रजीम के दरमियान हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम तो ये समझते हैं वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं। और मैं आपको ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, और ऑफ कोर्स जब ये 80s में रशियन इन्वेजन हुई अफगानिस्तान की, तो बहुत बड़ी तादाद में अफगानी दोस्त जो थे वो पाकिस्तान आए, वहाँ पे उन्होंने बसेरा किया। और आई थिंक 40 साल से अभी तक वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अपने हम उनको वेलकम किया उस वक्त भी, और मैं समझता हूं करना भी चाहिए था। तो पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी होती तो वो हमारे लिए आइडियल मौका था, हम उनको ना आने देते और वहां पे उनका जो रशियन के जो अज़ाइम थे वो पूरे हो जाते। लेकिन हम तो उनके साथ खड़े रहे, और अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं अवाम के साथ। लेकिन ये एक ऐसी रजीम का माइंडसेट है जो कि न जाने क्यों इस तमाम चीज के बावजूद कुछ कुछ ऐसे अनासिर को वहां पे पुष्ट पनाही कर रही है जो पाकिस्तान पर ही हमला आवर हैं। और हम ये जानते हैं कि उनके पीछे कौन है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान को जो सफारती सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह एक पजीराई मिल रही है, और उसके साथ हिंदुस्तान को जो अभी हमने मार्का हक में मुंह की जो है खानी पड़ी, तो उसके बाद उनको एक तरह से खिफत को मिटाने के लिए दाएं बाएं से वो इंकर्जन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉक्सीज को वो वहां पे खड़ा किया हुआ है उन्होंने जो कि पाकिस्तान पे हमला आवर हैं। तो पाकिस्तान बहैसियत ब्रादर मुल्क, हमने तो पहला आप जानते हैं बहुत वाज़ेह अंदाज में वहां की जो रेजीम है उसको कहा गया कि देखिए आप उन अनासिर की पुष्ट पनाही आप छोड़ दीजिए, या उनको अरेस्ट कीजिए, उनको आप कानूनी तौर पर उनकी कार्रवाई कीजिए। और आप अगर ये कहते हैं कि आप एक इस्लामी रियासत, तो इस्लाम क्या कहता है इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में, कि मुसलमानों पर हमला आवर जो हो कोई लोग, उनके उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो ये तो उनको चाहिए इस पर गौर करें। लेकिन जब उन्होंने बात को नहीं माना, तो पाकिस्तान को पूरा हक पहुंचता है कि वो ऐसे अनासर को टारगेट करे जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी, हमारे जवानों के ऊपर हमला आवर है, हमारे शहरियों पर हमला आवर है। पाकिस्तान का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, वो हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दूसरी बात जो बहुत अहमियत की हामिल है, देखिए आपको जहन में रखना है कि ये जो रेजीम इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, मैं नहीं समझता कि वो रिप्रेजेंट करती है अफगान अवाम के मंगों को। मैं अफगानिस्तान में दुनिया भर में ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला है, और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बहुत बड़ी तादाद अफगान जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो इस वक्त की रेजीम है ये उनकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। वो तो खुद आजादी चाहते हैं इनसे। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक कंसर्न नेबर है, वो चाहता, हमेशा ये उसकी पॉलिसी रही है कि इस खित्ते के अंदर अमन हो, स्टेबिलिटी हो, और चाहे उनके आने का अंदाज के ऊपर आप तहफुजात ला सकते हैं। हमारे दोस्त पहले कह रहे थे कि अमेरिकन ने उनको इम्पोज किया, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूं इस चीज से। अमेरिकन ने इम्पोज नहीं किया उनको। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकन के जाने के बाद एक खला पैदा हुआ, उस खला के अंदर वो आ गए। हो सकता है दैट वुड नॉट बी द राइट स्ट्रेटेजी, वहां पे चाहिए था कि उसको इस तरह से एग्जिट ना करते वो। लेकिन अब जो हो गया है, मैं समझता हूं कि अमेरिकन भी चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, इस खित्ते में स्टेबिलिटी हो। और पाकिस्तान की जो ऑब्वियसली न्यू फाउंड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वी आर ऑन अ वेरी गुड रिलेशंस विद अमेरिका, हम अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, और यकीनन हमें चाहिए कि अमेरिका के साथ शामिल हाल रहते हुए इस मसले का एक डिप्लोमेटिक शराजी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम हर हमले का जवाब देने की इस्तात भी रखते हैं और हम वो इकदाम उठा भी रहे हैं, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जब अफगान हुकूमत को ये मालूम है कि उनकी फ़ज़ाई ताकत उतनी नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके, और किसी भी हमसाया मुल्क से लड़ने की कुव्वत भी इस वक्त मौजूद नहीं है, ये गोरेला वॉर तो है नहीं कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं आप उनका मुकाबला कर लें। तो अफगान हुकूमत को पसे पुष्ट ऐसी सोच कौन फराहम करता है, और क्या मंजरनामा दिखा के करता है कि यूं वो इन तमाम टोलियों की पुष्टपनाही करती रहे और पाकिस्तान के साथ हालात मुसलसल खराब रखे? ये कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान साहब ने फरमाया। जी जी, शराजी साहब आपसे इस वक्त अगर आप देखें रेजीम इस तमाम तर हालात को एज ए लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक नॉन इंक्लूसिव ग्रुप है जो इम्पोज है अफगान कौम के ऊपर। इसमें ना हजारा है, ना उज़्बेक है, ना ताजिक है, ना वो नॉन पख्तून्स हैं जो कि तालिबान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब्दुल मतीन इख्तियार का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर आप देखिए हिरात के अंदर जो कुछ हो रहा है, इवन खवातीन के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, 2 अफराद जाबाक हुए हैं। इस वक्त आप देखें सैकड़ों अफराद बाहर रोडों पे निकले हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ। अगर आप अब खवातीन को जाते हुए उनके पर्स चेक करें कि उसमें मेकअप का सामान नहीं है, उसके अंदर शीशा नहीं है, उसके अंदर कंघी नहीं है, क्यों नहीं है,
मिसाल के तौर पे ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो कि अब आपके यहाँ इंसानी हुकूक की जो ओपन खिलाफवर्जी है ना, वो बड़ा एक अहम इशू है जिसके ऊपर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। एम्बेसडर साहब ने कहा कि जी अमेरिका ने इम्पोज नहीं किए, लेकिन मैं माजरत के साथ उनसे जरा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो कतर में दोहा एग्रीमेंट करवाया, बेशक इसमें मिडिल ईस्टर्न ममालिक शामिल थे, पाकिस्तान की एफर्ट शामिल थी, उनका एक मुतालबा ये था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान के अंदर, और ये फॉर द टाइम बीइंग ये दोहा एग्रीमेंट के तहत एक छोटा सा ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान के इंतजाम और इंतजाम को संभालेगा। लेकिन 4 साल हुए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि टायरनी, एग्रेशन और जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट था वो लोगों के ऊपर इम्पोज होना शुरू हुआ। जो आपने सवाल किया, मैं उस तरफ आता हूँ कि जी इसके ईमान पे कौन है। इस वक्त अगर आप देखें, इतना सिंपल नहीं है कि अफगान तालिबान शायद अपने आप इतने ताकतवर अपने आप को समझते हैं, और फिर वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मल्टीपल वॉर है, सिर्फ इंट्रूजन नहीं है, सिर्फ आपका जो है ना वो पेनिट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स नहीं है, दहशतगर्दों की तश्कीलें नहीं है, आपके खिलाफ एक वाटर वॉर जारी है, आपके खिलाफ इकोनॉमिक वॉर जारी है, और एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो एक मुकम्मल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। आप देखिए ग्लोरीफाई किया जाता है छोटी सी चीज को, नैरेटिव एक काउंटर नैरेटिव के तौर पे बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन उसको बाय करने के लिए कौन मौजूद है, एक सवाल है। मलिक साहब, आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट इसके ऊपर चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पुष्ट के ऊपर कौन मौजूद है और इसकी एग्जीक्यूशन कितना अरसा यूं ही चलती रहेगी? देखिए, आई थिंक इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे वही पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें, हिंदुस्तान का आप जिक्र कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस वहां पे है। वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसी हुकूमत और ऐसी एक, मैं हुकूमत तो नहीं कहूंगा, एक ऐसी रेजीम जो कि इस वक्त वहां पे ट्रांजिशनली एग्जिस्ट कर रही है, तालिबान कह लें, उनको जो भी कह लें, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक तरह से वो क्लेम करते हैं कि हम इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं, और फिर वो मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे मुल्क के साथ अलायंस करते हैं जो कि गैर मुस्लिम है। इट डजंट मेक सेंस। कौन से, यानी किस तरह से उन्होंने ये फतवा कहां से लिए हैं, कौन सा वो इस्लाम में बिलीव कर रही है। एक्चुअली ये मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म जो है, अनफॉर्चुनेटली ये इन्फिल्ट्रेट कर चुका है हमारे कुछ लोगों के माइंडसेट के अंदर, और वो नजर आता है आपको यहाँ पे, बिल्कुल उसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि वो हमलावर हो रहे हैं पाकिस्तान के उन भाइयों और बहनों के ऊपर जिन्होंने उनके साथ पिछले 45 साल से उनके साथ शाना बशाना खड़े होके उनको वेलकम किया, उनके साथ खड़े रहे। तो मैं समझता हूं अभी भी इस तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान को चाहिए, हम एक बड़े भाई की हैसियत से उनसे डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन उन मिसक्रिएंट्स को, ऐसे खवारिज को जो वहां मौजूद हैं, पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, अफगान, हम एक्सपेक्ट करेंगे उनके साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे जो बारहा हमें लाशें उठाने पर मजबूर करते हैं और बारहा पैगामात के बावजूद अपनी रविश के ऊपर जो है बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी साहब, जावेद मलिक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने